नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक है सारणिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है सो बना चुके हैं, डेफिनेशन वगैरह बता चुके हैं। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उपसारणिक। थोड़ा सा डेफिनेशन बताए थे, एक दो एग्जांपल दिए थे। तो आज चर्चा करेंगे सहखंड, उपसारणिक और सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है, चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हम पिछला दिन बताए थे कुछ चलिए इस तरह से ले लिए, कुछ जनरल डिटर्मिनेंट है, इसको बस एग्जांपल देके सॉल्व करने के लिए पिछला दिन बताए थे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व सबसे पहले इसमें ये बताए थे कि ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये कहलाता है स्तंभ, कॉलम। ठीक है, ये कहलाता है कॉलम। ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब किसी भी तरह से इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन हम रो से चले थे, तो यहाँ पहला लेंगे, इस तरह से लिखेंगे 2 1 2 2 होगा। फिर देखिए -2 लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। अब देखिए 2 1 1 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 है, 1 लेंगे, इधर से इस तरह से करेंगे तो यहाँ 2 2 1 2 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4 -2, 2 दूनी 4 -1, 4 -2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। 2 2 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये -2 हो गया। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बेस हल होता था। अब आइए आते हैं हम उपसारणिक की ओर। उपसारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर। ठीक है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। तो देखिए जैसे A11 A12, अच्छा 2/2 वाले में क्या होगा, 2/2 ऑर्डर में देखते हैं पहले, 2/2 ऑर्डर में। ठीक है, तो A21 A22। अब उपसारणिक को चूँकि डिनोट करते हैं m से, इसलिए m निकालेंगे। M11 मतलब इसका उपसारणिक। तो जिसका भी उपसारणिक निकालना होता है, रो कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसके लिए सीधा होगा A22। M12 निकालेंगे तो इसके लिए इस तरह से एलिमिनेट करेंगे तो A21 होगा। M21 निकालेंगे तो इसके लिए इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा ये सब, तो A12 होगा। और M22 निकालेंगे तो इसके लिए इस तरह से A11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कोफैक्टर भी देख लेते हैं। सहखंड कोफैक्टर, देखिए सारणिक का जो वैल्यू है, यही वैल्यू कोफैक्टर में भी आता है। बस कोफैक्टर में साइन थोड़ा सा चेंज होता है। कोफैक्टर को C से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो साइन के लिए CIJ = होता है -1 to the power I + j इंटू MIJ। मतलब जो माइनर का वैल्यू है, वही वैल्यू कोफैक्टर का भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कोफैक्टर के आगे साइन लगता है। कोफैक्टर के आगे साइन क्या लगता है, तो कोफैक्टर के आगे साइन क्या लगता है, तो इसमें देखना पड़ता है, जिसमें ऑड है वहाँ उसके आगे साइन लग जाता है। चलिए देखिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ C11 लिखेंगे तो ये सम है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए C12 है, ये विषम है जोड़ने के बाद। यहाँ देखिए 1 + 2 करके लिखेंगे M12, तो यहाँ पर ये -1 पर पावर 3 आ जाएगा, M12 आ जाएगा, मतलब -M12 आ जाएगा।
उसी तरह C21 लिखेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस सीधा लगा करके लिख देते हैं, ठीक है। ये 21 हो जाएगा सीधा। और C22 करेंगे तो ये प्लस में ही है, तो इसलिए M22 उतर जाएगा। उसके बाद इसका जो ये वैल्यू दिया हुआ वही वैल्यू इसमें आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कोफैक्टर में ये जो माइनर निकालते हैं उसी में साइन वगैरह चेंज करते हैं। निकल गया कोफैक्टर, ठीक है। आइए इधर वाला मिटा के 3/3 ऑर्डर का माइनर बता देते हैं। माइनर कोफैक्टर 3/3 ऑर्डर में करते हैं। चलिए तो देखिए माइनर उपसारणिक। अब ये उपसारणिक जो लिख रहे हैं 3/3 ऑर्डर के लिए सब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, यहाँ लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस तरह से लिखे, ठीक है। अब देखिए माइनर निकालेंगे, M11 निकालेंगे, ठीक है। अब 9 है तो 9 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 निकलेगा, कैसे निकालेंगे? देखिए 9 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जिसका लिख रहे हैं उसके रो कॉलम के ढकेंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए A22 A23 A32 A33 हो गया। और उसी तरह देखिए M12 लिखेंगे, मतलब इसका लिख रहे हैं। इसका जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बीच वाला ढकाएगा इस तरह से, ये दोनों लिखाएगा, ये ढकाएगा ऐसे। तो यहाँ पर A21 A23, उसी तरह A31 A33। अब M13 लिखेंगे 13, तो इस तरह से होगा A21 A22 A31 A32। अब उसी तरह से M21 लिखेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ खींच दें, M21 लिखेंगे। तो देखिए ये बीच वाला इसका रो ढकाएगा और इसका कॉलम ढकाएगा, ये दोनों लिखाएगा। मतलब A12 A13 A32 और A33। अब देखिए अब लिखेंगे M22, मतलब ये बीच वाला, इसी का रो और इसी का कॉलम ढका जाएगा। चारों कॉर्नर वाला वैल्यू यहाँ पर आना है। यहाँ से देखिए इस तरह से चारों कॉर्नर वाला वैल्यू आएगा, तो A11 देखिए ये M12 जब लिख रहे हैं तो इस तरह से ये ढका गया है, ठीक है। और जब M23 लिखेंगे तो इस तरह से तीसरा कॉलम ढकाएगा, दूसरा रो ढकाएगा, ये 2 ऊपर वाला इधर वाला और 2 नीचे वाला लिखाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको ढक के रखेंगे। A11 A12 A31 और A32। उसी तरह अब आगे लिखेंगे A31, ठीक है। अब देखिए A31 जब हम लिख रहे होते हैं तो इस तरह से लिखाएगा, ये तीसरा रो ढकाएगा, पहला कॉलम ढकाएगा। A12 A13 A22 A23 32। जब इसको हम करेंगे तो ये सेकेंड वाला ढकाएगा,
A11 A13 A21 A23 और उसके बाद ये लास्ट वाला लिखते हैं M33। इसको जब हम ढकेंगे तो इस तरह से A11 A12 A21 और A22, तो इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए माइनर लिखने के लिए बस यही तरीका है, उप सारणिक, मतलब इसी सारणिक का छोटा भाग। जैसे गांव में होता है प्रधानी उप प्रधानी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उसके नीचे काम करता है। तो इसमें सारणिक में क्या होता है कि 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का था, तो ये 2x2 ऑर्डर का निकल के आया। ठीक है, तो ये तो इसी तरह से निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे जिसका निकालना होता है उसका रो कॉलम गायब करेंगे, 4 बचेगा, उसको लिखते जाएंगे। तो उसी तरह 9 एलिमेंट के लिए 9 माइनर निकला। अब कोफैक्टर में क्या आएगा निकल के, तो कोफैक्टर में देखिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस तरह से लिख लिए। जो वैल्यू माइनर का आया है वही वैल्यू कोफैक्टर का रहना है। बस अंतर कहाँ आएगा, तो जिसका योगफल माइनस में आ रहा है, जिसका योगफल विषम आ रहा है। ठीक है, जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू का योगफल जिसका विषम आ रहा है वहाँ पर, तो विषम किसका किसका आएगा, देखिए 4 को नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब 4 नज़र आएगा तो 1 2 1 2 2 1 3 2 और 2 3, यही चारों में तो आना है। तो इसका मतलब M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। इसमें माइनस में देखिए जहाँ जहाँ लगना है वहाँ माइनस कर देते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस यही 4 में चेंजिंग होता है, माइनस लगता है आगे से, बाकी कहीं कुछ नहीं होता है। सेकंड का यही फार्मूला यहाँ जो हम लिखे हैं बस यही है। साइन प्लेस वैल्यू ऑड जहाँ होगा, देखिए यहाँ भी ऑड हुआ था 2 1 3 2 1 3 हुआ था ऑड, इसलिए माइनस लगा है। तो उस तरह से यहाँ भी माइनस लगा दिए। ठीक है, आइए अब जो है सारणिक का जो गुणधर्म है उसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। गुण प्रॉपर्टीज नंबर 1, 6 प्रॉपर्टी इसमें आता है। बस ये 6 प्रॉपर्टी अगर पढ़ लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन बचता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला है किसी सारणिक का मान किसी भी सारणिक के एक सेकेंड के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का
मान नहीं बदलता है। देखिए कह रहा है कि सारणी का मान बदलने, मान लीजिए कोई सारणिक ले लिए 1 2 3 2 1 2 2 2 1 कुछ भी ले लिए। अब इसका वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट में कर दें क्या? चलिए डिटेल करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1 2 2 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो ये 2 2 2 1 और यहाँ से 3 लिखेंगे तो 2 1 2 2। तो ये हो जाता है 1 - 4 2 - 4 3 × 4 - 2। तो ये -3 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ पर 6 10 - 3 = 7। ठीक है। अब देखिए अभी तो ये सिर्फ वैल्यू निकाले हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि सारणी के पंक्तियों को ज़रा देखिए। यहाँ से ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3 है। संगत स्तंभों में मतलब इसको हम C1 बना देंगे, इसको C2 बना देंगे, इसको C3 कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। C1 बनाएंगे तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 1। देखिए ये पूरा मतलब सिस्टम ऐसे करके बदल गया है। ठीक है, ऐसे हो गया है, पलट गया है। अब ऐसा करने के बाद यह इसका प्रॉपर्टी कहता है कि इसका वैल्यू नहीं बदलता है, अर्थात इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 आया है तो ये भी 7 ही आएगा। कैसे? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 1 - 4 -2 2 - 6 2 × 4 - 3। तो यहाँ हो गया -3, ये हो गया कितना? 4 दूना 8 हो गया, आई हो गया +2, तो हो गया 10 - 3 = 7। तो क्या देखने को मिला? डेल डैश इक्वल टू, डेल से डिटर्मिनेंट को इंडिकेट करते हैं तो इस तरह से डेल डैश इक्वल टू डेल हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। पहला प्रॉपर्टी यही कह रहा था कि पंक्ति को संगत स्तंभों के साथ बदलने के बाद उसका वैल्यू नहीं बदलता। आइए देखते हैं आगे वाला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। देखिए ये सब याद करने वाला है प्रॉपर्टी। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं 3 4 2 5 2 3 4 कुछ लिख दिए, अलग अलग लिखे हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको 6 कर देते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 दूना 12 - 5, यहाँ लिखेंगे 2 24 - 10 और यहाँ 4 - 4। तो यहाँ देखिए 1 14 दूना 28, ये तो 0 हो गया, तो -27 हो गया। देखिए इसका वैल्यू -27 हो गया। अब क्या कहता है कि जो कोई 2 पंक्ति को बदल दे या 2 कॉलम को बदल दे। चलिए 2 पंक्ति को बदल देते हैं। मान लीजिए
ये R1 है और ये R2 है। इसको हम बदल देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो चलिए यहाँ 4 2 5 हो जाएगा और 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। इसको उतार देते हैं। ऐसा करने के बाद इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। यहाँ लिखा है चिन्ह, मतलब ये -27 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो +27 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए इसको करते हैं। 4 6 दूना 12 -3 -2 6 -6 हो गया +5 1 -4 हो गया। ये कितना हो गया? 9 चौक 36। ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3 5 15। एक मिनट मिलाते हैं थोड़ा सा। दूना, ओहो एक मिनट थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस में गलती कर दिए हैं। कहा 6 लिख दिए, 12 यहाँ पर आता तो 7 होता। चलिए रुके चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24 -10, ठीक। फिर इधर 3 4 -4 ही सही है 0। तो ये 21 आ रहा है भाई। चलिए हाँ अब सही है। अब देखिए ये 36 में 15 घट गया तो ये भी 21 आया। यहाँ माइनस में आया था, यहाँ प्लस में आ रहा है, मतलब डेल डैश इक्वल टू माइनस डेल। ये जो प्रॉपर्टी कर रहा है कि कोई दो पंक्ति स्तंभ को आपस में बदलने या कॉलम को बदलने, एक बार बदलने के बाद एक माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सारणी का जो है सो तीसरा प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी बताए थे। तीसरा जो प्रॉपर्टी है कहता कि यदि किसी सारणी का मान किसी सारणिक यदि नहीं तो उसके कोई भी दो स्तंभ या मतलब किसी सारणिक का मान 0 होता है यदि उसके कोई दो स्तंभ या पंक्ति बराबर हो। इसका मतलब देखिए मान लीजिए 3 4 5 2 2 1 2 2 1। अब देखिए यहाँ पर यह है R2 और ये है R3, तो R2 बराबर R3 है यहाँ पर। हाँ है, यहाँ लिखा है कोई भी दो स्तंभ या पंक्ति। यहाँ पर पंक्ति क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसको बिना ही सॉल्व किए हुए ही इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 0 ही आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 होगा 4 2 - 2 5 4 - 4। देखिए 0 आ गया। ठीक है, तो छोटा सा था। देखिए प्रॉपर बस इसमें ये देखना था कि कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है ये प्रॉपर्टी, चलिए क्या कहता है अभी बाद में सुनेंगे, थोड़ा सा लिख लें पहले। सब बराबर ही कर दिए, इसको सॉल्व करने पहले। देखिए इसको करेंगे -2 2 3 -4 +4 +3।
एक बार मिला लिया जाए। 2 - 4 सही है, -2, 4 - 2 सही है, 4 - 1 3। तो देखिए यहाँ पर ये 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी देखेंगे डेल डैश। अब देखिए, अब यह कहता है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ, एक लिखा है, एक पंक्ति या स्तंभ के या कुछ किसी से भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 2 2 हम उतार दिए। एक काम करते हैं, बीच वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 5 10 1 2 2। किसी से भी जिससे मल्टीप्लाई किए हैं, अब 5 से हम तो किए हैं किसी एक पंक्ति में मल्टीप्लाई, लेकिन जो इसका गुणधर्म कहता है कि उसी से पूरा डिटर्मिनेंट गुणित हो जाएगा। मैंने 5 से यहाँ किए तो इसका मतलब इसका वैल्यू 15 आएगा, बिना सॉल्व किए हुए ही पता चल जाएगा। तो देखिए इसको करके देखते हैं। 10 - 20, 20 - 10, और ये 20 - 5। देखिए ये हो गया -20, ठीक है। -20। अरे भाई फिर गड़बड़ क्या किया कि हुआ है क्या? ओ माय गॉड, -4 और ये भी -4 है। -8 + 5 + 3 -5 आया था। चलिए करते हैं इसको। यहाँ फिर क्या होगा, -20 और +50 -40 -25। अब देखिए क्या दिखाई दिया कि डेल डैश जो है 5 × डेल आया होगा। क्यों? यहाँ जो मल्टीप्लाई किए थे, किससे मल्टीप्लाई किए थे? 5 से, तो वही आया है यहाँ पर। बस यही तो दिखाना था कि करेंगे किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई, लेकिन वो पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में उसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका थ्योरी बस वही कह रहा था, ठीक है। आइए 2 प्रॉपर्टी और है, देखा जाता है। आइए 5वां प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 राशियों के योग के रूप में अगर हो तो उसको अलग अलग सारणी के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसको पहले हम लिख देते हैं अलग अलग। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस K1 K2 K3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कॉलम लिखे थे सेम, और अलग अलग हम कर दिए। माने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी कहता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रत्येक किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों के योग के रूप में हो तो उसको अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं, बराबर आएगा तो लिख सकते हैं, नहीं बराबर आएगा तो नहीं लिख सकते। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो कॉलम लेकर हल करेंगे, वैल्यू सेम ही आता है। तो A1 + K1। अब चलिए इधर से करेंगे तो A2 C2 - B3 C2। अब चलिए अब ये कॉलम लेंगे बीच वाला जब लेंगे तो A2 K2, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम ले रहे हैं तो इस तरह से, मतलब
देखिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई B1C2C3 B1C3 अब माइनस B3C1। उसी तरह ये प्लस A3K3। अब इसको लेंगे तो इस तरह से लिखाएगा B1C2 B2C1 हो गया। अब देखिए या तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, या फिर इसको तोड़ेंगे तो उसको एक बार लिखेंगे, एक ही बार में आ जाएगा। चलिए करते हैं। चलिए एक टर्म लेकर के इसको ही उतार देते हैं, ठीक है। तो A1 B2C3 माइनस B3C2 ठीक है। एक टर्म यहाँ से लेकर इसको उतार देते हैं A2B1C3 माइनस B3C1 एक टर्म इसको लेके इसको उतार देते हैं प्लस A3B1C2 B2C1 उतार दिए। अब देखिए जो बचा है, क्या बचा है, तो यहाँ प्लस K1 इसको फिर उतारेंगे B2C3 B3C2 यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा K2 B1C3 माइनस B3C1 यहाँ होगा K3 B1C2 B2C1। चलिए ये कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं, बस इसको एक बार बैठाएंगे मिल जाएगा ये। और कॉलम से यहाँ किए तो यहाँ भी कॉलम से करेंगे, नहीं तो फिर इसको भी तोड़ना पड़ेगा मिलाने के लिए। चलिए कॉलम से करते हैं। तो यहाँ पर A1 लिखेंगे इस तरह से, तो B2C3 माइनस B3C2। फिर यहाँ पर लिखेंगे A2, ये एलिमिनेट होगा तो B1C3 B3C1। फिर यहाँ पर प्लस A3 यहाँ से एलिमिनेट करेंगे B1C2 B2C1 हो गया। इसका काम ख़त्म। चलिए इसमें आते हैं तो यहाँ लिखते हैं K1। अब इस तरह लिखेंगे फिर तो B2C3 माइनस B3C1। फिर K2 लिखेंगे, माइनस आएगा, फार्मूला के अनुसार इसको ढकेंगे B1C3 माइनस B3C1 आएगा। फिर यहाँ K3 हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला सारा टर्म मिल रहा है, अर्थात डेल डैश इक्वल टू डेल बराबर, ये तो बराबर करना था, ठीक है। अब आइए एक प्रॉपर्टी और बचा है उसको भी बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लास्ट थ्योरी गुण है इसका, सारणी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर दूसरे सारणी के पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस यही है, ठीक है। अब देखिए यही है, तो ये कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चलिए करके देखते हैं। आइए 6 जो है गुणधर्म जो सारणी का, अगर सारणी का ज्ञान अच्छा से होना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 6 बिना 6 का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब दिमाग में रखने वाला चीज़ है। आइए इसको कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आज। तो सिंपल सा कुछ करते नहीं हैं। 1 2 3 3 4 5 6 1 1 कुछ ले लिया अपने मन से, ठीक है।
कुछ ले लिए, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। 4 - 5, 4 - 5 2, 3 - 30, 3 - 24, 6 × 24। तो देखिए यहाँ -1 आ गया, ये हो गया कितना 27, 27 दूना 54, ये कितना आ गया 21, तो 21 दिया 63, तो 54 - 64 -10 आ गया ये। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी संख्या से, किसी एक रो या कॉलम में किसी भी संख्या या कोई भी कांस्टेंट से गुना करके दूसरे में जोड़ भी दें, घटा भी दें, तब पर भी कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कि दिखना चाहिए ना। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये है R1, R2, ये है R3। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं, इधर वाला C1, C2, C3 ऐसा करते हैं कि C1 को एक्सचेंज कर देते हैं, उसको लिखते हैं C1 + 5C3, तो 2 3 तो उतरेगा, 2 3 4 5 1 1। अब देखिए ये कॉलम में चेंज हुआ है, ये बदल रहा है, सिर्फ ये बदल के क्या कर रहे हैं हम बोले कि तीसरा जो है ना, इसमें 5 से गुना करके इसमें ऐड कर दें। तो देखिए पहले यहाँ इस साइड में लिखते हैं 6 प्लस, क्या किए 5 से गुना किए, किसमें C3, इसमें 5 से गुना हुआ था, तो 5 तिया 15, 15 यहाँ लिखेंगे, 5 25 और 5 इकाई 5, तो ये हो गया कितना 16 2 3 28 4 5 11 1 1। इसका मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी जवाब यही आएगा जो यहाँ आया हुआ है। बस इसको सॉल्व करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। 16 तो यहाँ होगा 4 - 5 2, यहाँ होगा 28 - 55 प्लस ये होगा 28 - 44, 3 - 16 हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 54 और यहाँ 16 - 48, तो ये हो गया 54 - 64। देखिए ये भी आ गया -10। कोई फ़र्क पड़ा इसके वैल्यू में, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, यही था प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह से आज हम जो है प्रॉपर्टी बता दिए, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, सारणी का 1 से 6 तक। अब उसके बाद कोफैक्टर भी बताए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई करके जो है सो पूछिएगा, फिर अगले दिन होगा तो कुछ क्वेश्चन अगले दिन करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।